नमस्कार। राग बिहारी में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार, जिनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्रशांत किशोर की आगे की राजनीति क्या है। और साथ ही साथ हम ये बात करने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार इन दिनों रोज दिन अपने किसी न किसी हरकत से चर्चा में बने रहते हैं। और प्रशांत किशोर कल पत्रकारों से मुलाकात के दरमियान साफ तौर पर कहते हैं कि नीतीश कुमार किसी भी सूरत में 2025 में चुनाव लड़ तो लेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव तो होगा, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनका ऐसा कहने का आधार क्या है? साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि बीपीएससी आंदोलन का अंजाम क्या होने जा रहा है। आज भी बीपीएससी आंदोलन को लेकर के छात्र सड़कों पर थे। प्रशांत किशोर बीपीएससी आंदोलन को किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं। डॉक्टर संजय कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सीधा सा सवाल है, आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी और महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के दरमियान अचानक से नीतीश कुमार ताली मारते देखे गए और देखा गया कि जो स्पीकर बिहार विधानसभा के हैं, उन्होंने उनको किसी तरीके से रोका, इशारे में रोका। लेकिन ये चर्चा सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो गई है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, ये थोड़ा सा अटपटा तो लगा कि जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी महात्मा गांधी जी को और सलामी दी जा रही थी, तो उसी समय नीतीश कुमार ताली बजाने लगे और उनके बगल में ही खड़े थे नंद किशोर यादव, जो विधानसभा के स्पीकर हैं। उन्होंने अपने हाथ को बढ़ा करके और धीरे से एक तरह से उनको रोकने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सब लोग अप्रत्याशित इस घटनाक्रम को देख रहे थे। बाद में फिर मुख्यमंत्री जी ने भी ताली बजाना बंद किया, लेकिन तब तक तो ताली बजा चुके थे और जो कैमरे थे उसमें वो तस्वीर कैद हो गई थी। तो इसको लेकर के सवाल तो है कि आखिर मुख्यमंत्री जी जो इतने सहज रहते थे, गंभीर रहते थे और हर इवेंट्स के वो गवाह रहे हैं, फिर आज ताली बजाने जैसी जरूरत क्यों पड़ गई? बाकी तो क्योंकि श्रद्धांजलि जब दी जा रही थी उसमें मौन रखा जा रहा था, सलामी दी जा रही थी, उस समय ताली बजाने का कोई तो ये स्थिति नहीं थी जिसमें कोई ताली बजाई जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ताली बजाना, क्या उनके मन मस्तिष्क में उस समय विचार आया और उसकी वजह से वो ताली बजाने लगे, वो तो वही नहीं, बता ठीक है डॉक्टर संजय। सवाल यह है कि ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा देखा गया है कि मुख्यमंत्री किसी न किसी रूप में चर्चा का विषय बन गए, या तो अपने वक्तव्यों की वजह से या अपने कुछ रिएक्शंस की वजह से। आपको लगता है यही वो वजह है जिसकी वजह से अब आरजेडी भी सीधा सीधा हमला करने लगी है, प्रशांत किशोर भी हमला करने लगे हैं? कल आप लोग की बातचीत हुई, प्रशांत किशोर ने कहा कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में 2025 में नीतीश कुमार सीएम बनने नहीं जा रहे हैं। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब निकाला जाए कि नीतीश कुमार अब ठीक नहीं है, सही नहीं है, इसलिए सीएम नहीं बन सकते हैं? इसका मतलब यह निकाला जाए कि नीतीश कुमार चूंकि ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, इसलिए उनके बेटे की चर्चा आ रही है? आखिरकार क्यों प्रशांत किशोर जोड़ देकर के आप लोगों के समक्ष कहा कि किसी भी सूरत में नीतीश कुमार 2025 में सीएम बनने नहीं जा रहा है? प्रशांत किशोर जी से ये सवाल पूछे गए कि आखिर आपके दावे के पीछे का क्या तर्क है? क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं बन पाएंगे, फिजिकली या मेंटली वो इतने फिट नहीं रहेंगे कि जिसकी वजह से मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी उनको दी जाएगी? उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, फिजिकली और मेंटली फिट रहे नहीं रहे वो तो एक अलग पार्ट है, उनकी पार्टी ही नहीं बचेगी और उनकी पार्टी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। लोगों ने पूछा कि भाई अब उनकी पार्टी टूट जाएगी, पार्टी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा पार्टी को? कहे कि नहीं, कुछ लोग बीजेपी के साथ चले जाएंगे, कुछ लोग आरजेडी के साथ चले जाएंगे और यहां तक उन्होंने कहा कि कुछ लोग जनसुराज में भी आ जाएंगे। तो बड़ा ही कॉन्फिडेंस के साथ वो इस बात को बता रहे थे कि अगर उनकी पार्टी बचेगी तब तो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की ताजपोशी होगी 2025 में। हालांकि उनके नहीं डॉक्टर संजय, मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्यों नहीं बचेगी? अगर नहीं बचेगी तो इसका यह मतलब है ना कि नीतीश कुमार अब सक्षम नहीं रह गए हैं पार्टी को बचाने के लिए। नीतीश कुमार का वोट बैंक तो इंटैक्ट है, तो क्या माना जाए जो ये
प्रशांत किशोर ही उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हैं, तेजस्वी यादव भी उठा चुके हैं, पूर्व में बीजेपी जब विरोध में थी वो उठा चुकी है। तो क्या समझा जाए कि वजह यह है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? क्योंकि जब तक कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं होता है, इस तरह की बात कहने का मतलब क्या है? लेकिन जैसा रिएक्शन कई बार सीएम दिखा जाते हैं, उसको लेकर के राजनीतिक गलियारे में चर्चा तो तेज हो रही है। तो आखिरकार पार्टी डिसइंटीग्रेट होने की वजह क्या है, और इस बीच निशांत कुमार का नाम बाहर आने की वजह क्या है? क्योंकि निशांत के परिजन ही आप कह रहे हैं कि पहले कहा जाता था आना चाहिए, अब हम लोग कहेंगे आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि वाकई नीतीश कुमार अब इतने सक्षम नहीं रह गए हैं कि पार्टी की जिम्मेदारी संभाल सकें, सरकार की जिम्मेदारी संभाल सकें, इसलिए निशांत की जरूरत है। और प्रशांत किशोर को लगता है कि निशांत भी नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए पार्टी बचेगी नहीं, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और इसलिए कई भागों में बंट जाएगी। वजह क्या है? आपने पूछा कि वजह क्या है? जी, मैंने पूछा, निशांत पर भी मैंने सवाल पूछा था। तो निशांत के बारे में उन्होंने कहा कि चूंकि निजी रिश्ते मेरे कई राज्यों के मुख्यमंत्री के परिवारों से रहे हैं, इसलिए निजी रिश्तों पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन इतनी बात जरूर मैं कह देता हूं कि निशांत की कोई दिलचस्पी इस तरह की चीजों में नहीं है। आप लोग अपना कयास लगाते रहिए, कयास लगाने की आजादी है, स्वतंत्रता है, और उनके परिवार को बोलने की भी आजादी है कि निशांत को आना ही होगा, संभालना ही होगा। लेकिन जब कोई दिलचस्पी ही उनकी नहीं है, मैं उनको ठीक से जानता हूं, तो फिर इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि हाँ, चुनाव होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव बिहार का होगा। लेकिन जो पार्टी की खेमेबाजियां हैं, उन खेमेबाजियों को नीतीश कुमार चुनाव के बाद नहीं रोक पाएंगे। और जब नहीं रोक पाएंगे तो इनकी पार्टी जो है, वो उनके जो कई धड़े के जो अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे हैं, वो धड़े अलग अलग हो जाएंगे। हालांकि इसके बाद भी, शांत किशोर के बाद भी हम लोग आपस में बात करते रहे। एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने भी हमसे पूछा कि अच्छा ये बताइए कि क्या माने कौन सा आपको लगता है तर्क जिसमें प्रशांत किशोर जी का दावा में आपको सच्चाई लगती है कि नहीं नहीं नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री होंगे ही नहीं। तो सब लोगों ने कहा कि हाँ, इस बात में जो वो कह रहे हैं, अब किस कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं, वो तो उनका पार्ट है। लेकिन उन्होंने जो तर्क दिया वही तर्क दिया कि चूंकि जैसे ही परिणाम आएंगे, परिणाम आने के बाद विधायकों की संख्या को लेकर पार्टी को बचाने की बात तो तब न होगी जब नीतीश कुमार पार्टी और सरकार दोनों पर नियंत्रण रखने की स्थिति में होंगे। उनका कहना था कि वो नियंत्रण रखने की स्थिति में ही नहीं होंगे और एक ऐसी बगावत होगी जिस बगावत को नीतीश कुमार नहीं रोक पाएंगे। और उन्होंने कहा कि पार्टी अलग अलग धड़ों में बटेगी। वो ऐसा नहीं है कि कोई एक तरफ चली जाएगी, एनडीए की तरफ चली जाएगी या इंडिया की तरफ चली जाएगी। पार्टी टूटने की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि पार्टी टूट सकती है, और पार्टी टूटेगी तो और दावा मैं करूं या ना करूं, एक दावा मैं कर लेता हूं, आप इसको मानिए नहीं मानिए वो आपका पार्ट है, कि नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे। बाकी चीजों के बारे में आप लोगों को जो कयास लगाना है, जो सवाल पूछना है, लेकिन इतनी बात हमारी मान करके देखिए। और उस समय भी आप सवाल पूछने के लिए अधिकृत हैं, क्योंकि मैं कोई व्यक्तिगत तो बोल नहीं रहा हूं, मैं सब लोगों के सामने बोल रहा हूं। तो आप लोग आएंगे, हमसे सवाल पूछेंगे और मैं बताऊंगा कि मेरे जो दावे थे उस दावे में कितनी सच्चाई थी, या वो दावा जो था वह कितना वो विश्वास के करीब था मेरा, या नहीं, मैं पर ये कहने का आधार इसलिए है क्योंकि अभी आरजेडी भी एक दिन ऐसा कह रही थी कि संजय झा के घर पर भोज के दरमियान अमित शाह ने ऐसा कहा कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नीतीश कुमार की सलाह से बनेगा। मतलब अब बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती है। मृत्युंजय तिवारी कल ये भी कह रहे थे कि बीजेपी उनके बेटे को भी मुख्यमंत्री के रूप में या पॉलिटिक्स में देखना नहीं चाहती है। सवाल ये उठता है कि ये सारे बात आपस में जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि बीजेपी भी ऐसा मान रही है कि इनके नेतृत्व में तो चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन उसके बाद इनको सीएम बनाया नहीं रखा जा सकता है, जैसा कि आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे, आरजेडी के तरफ से रिएक्शन आ रहा था। आपको याद होगा एक निजी चैनल के कार्यक्रम में भी जब अमित शाह ने यह कह दिया था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कौन सीएम होगा, उसके बाद भी कई तरह के रिएक्शंस आने
लगे थे। तो मैं वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आखिरकार आधार क्या है? अगर जीत जाती है एनडीए तो नीतीश क्यों नहीं सीएम होंगे? इसमें क्या दिक्कत है? क्या ये लग रहा है कि चूंकि 6-8 महीने और बचे हुए हैं और उनकी तबीयत उस तरीके से अब रह नहीं जाएगी कि बिल्कुल सही तरीके से वो सरकार को चला पाए, इसलिए सरकार बचेगी नहीं, या जीत करके भी आए तो ये नेता रहेंगे नहीं? क्या ये कहना चाह रहे थे प्रशांत किशोर? नहीं, प्रशांत किशोर तो जो कहना चाह रहे थे, उन्होंने तो जो कहा वो मैंने आपसे शेयर किया। लेकिन प्रशांत किशोर के कहने के बाद जब हम लोग बाहर में बात कर रहे थे तो उसमें मैं कहा ना कि एक और वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि नीतीश कुमार तभी मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं जब आरजेडी की सीटों की संख्या घट करके 25-30 हो जाएगी। अगर आरजेडी मजबूत स्थिति में होगी और नीतीश कुमार जी के पास भी एक कंफर्टेबल मेजोरिटी होगी तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी इनको रिप्लेस कर पाएगी, क्योंकि ये तो ऑप्शन हमेशा बनाए रखते हैं। अगर बीजेपी इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी तो ये चले जाएंगे आरजेडी के साथ। लेकिन अगर आरजेडी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है, आरजेडी बहुत कमजोर हो जाती है, तो उस स्थिति में नीतीश कुमार जी को बीजेपी किनारे लगा सकती है और कह सकती है कि नहीं ठीक है आप ही तय कीजिए। नहीं, पर लेकिन बीजेपी क्यों किनारा लगाएगी? केंद्र में भी तो समर्थन जेडीयू का मिला हुआ है ना बीजेपी को। तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी इनके एमपीज को तोड़ लेगी जिस तरह की बात चल रही है, या बीजेपी इसकी परवाह नहीं करेगी? बीजेपी के पास समुचित नंबर है, बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, देखिए बीजेपी इसलिए ऐसा कर सकती है कि बीजेपी को भी लग रहा है, एक बीजेपी के अंदर में भी एक छटपटाहट है कि इतने दिनों तक गठबंधन में रहने के बाद भी बीजेपी कोई अपनी इच्छा से कोई व्यक्ति को मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार चाहते हैं, नीतीश कुमार को बीजेपी को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का दायित्व देना पड़ता है। तो केंद्र की जहां तक बात है, समर्थन की बात है, बिल्कुल इस बात में तो सच्चाई है कि जो इनके कई एमपी हैं अब बीजेपी के इतने क्लोज हो चुके हैं कि अगर उस स्थिति में कोई बात बनती है, समर्थन वापस लेने की बात होती है, तो जो इनके जेडीयू के जो 12 सांसद हैं वो कितने ईमानदारी से वो जेडीयू में रहेंगे या नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे, या नीतीश कुमार जी उस तरह के निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। क्योंकि देखिए इस घटनाक्रम को आप जोड़िए आरसीपी सिंह के साथ। जब वो आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे या बाद में जब ललन सिंह बने, तो ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से किनारे करवाने के पीछे का वही कारण था कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दस्तखत कर देते हैं, सहमति दे देते हैं, तो एक संवैधानिक मामला हो जाएगा, फिर नीतीश कुमार चाह करके भी समर्थन वापस नहीं ले सकते हैं। उस स्थिति में नीतीश कुमार को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। फिर एक बार संजय झा को लेकर के भी कयासों के बाजार गर्म है कि अगर मुख्यमंत्री जी बहुत स्वस्थ नहीं रहेंगे और संजय झा एज एक एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कुछ ऐसा कर लेते हैं पार्टी के अंदर में, तो बीजेपी को इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अमित शाह की अगर उस बात में जो आरजेडी बोल रही है, विपक्ष बोल रहा है, अगर सच्चाई है कि ठीक है जो भी बनेगा लेकिन नीतीश कुमार जी के सहमति से, कंसेंट से ही बनेगा, इसका मतलब है दो बयान को अमित शाह को थोड़ा कोरिलेट कीजिए। एक बयान जिसमें वो कहते हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री वोट तय करेगा, वो नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, कहाँ कोई इसमें एकमत है। और दूसरी बात कि संजय झा के उस भोज में अगर ये कह गए, अगर इस बात में सच्चाई है कि उनके ही सहमति से होंगे, तो अमित शाह एक बड़े कद्दावर नेता वहीं पर ठीक है। प्रशांत किशोर, बीपीएससी आंदोलन को लेकर के क्या कह रहे हैं? आज भी बीपीएससी आंदोलन को लेकर के कि उसका री एग्जाम होना चाहिए, विद्यार्थी सड़कों पर दिखाई पड़े। अब प्रशांत किशोर की रणनीति बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के क्या है? नहीं, वो तो आंदोलन के साथ खड़े हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैंने तो कहा है, लोग कह रहे हैं कि कैसे सीटें बेच दी जाती हैं, कैसे परीक्षाओं में धांधली होती है। और उनसे पूछा गया कि क्या आप छात्रों के आंदोलन में भाग लेकर के और कहीं आपका जो ग्राफ था वो गिरा नहीं,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है, बल्कि 2 साल गांव में घूमने की वजह से जो पॉपुलैरिटी मुझे नहीं मिली, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी मैं छात्रों के साथ जब खड़ा था वहां मिला। तो अभ्यर्थियों के सवाल पर तो मैं खड़ा रहूंगा, और चूंकि कोर्ट का निर्णय है, इनके परिणाम निकालने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बीपीएससी पीटी का रिजल्ट दे दिए हैं, लेकिन कोर्ट का निर्णय जब तक नहीं आ जाता है तब तक, और कोर्ट के निर्णय के बाद भी हम लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ये अभ्यर्थी चूंकि मेरे साथ खड़े हैं और मैं इनके साथ खड़ा हूं, तो इनको इनके जो मांगे हैं कि फेयर एग्जाम तो नहीं हुआ, बापू परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा जो बाद में री एग्जाम कराया गया, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि 3 गुना परीक्षार्थी वहां सफल हुए। तो मैं मानता हूं कि ये फेयर नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, चलिए ये बताइए, उपचुनाव में हर सीट पे हार गए, 10% वोट आया, उसके बाद उनकी उनकी मनोदशा क्या है? उनको लग रहा है कि 2025 के चुनाव में वो कुछ खास प्रभाव बिहार में डाल पाएंगे? नहीं, ये सवाल पूछा गया कि कहीं आप बाई इलेक्शन में लड़ करके, और कहीं जो आपके बारे में जो एक लोगों के मन में भाव था कि एक बड़ी ताकत के रूप में आएंगे, कहीं आपने अपने कमजोर पक्ष को तो नहीं कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपको ऐसा लगता है, हम तो 10% वोट लाए बाई इलेक्शन में जाकर के, और मात्र कितने दिन की पार्टी हमारी थी, 1 महीने पहले हमारी पार्टी बनी, कुछ दिन पहले सिंबल मिला। उन्होंने कहा कि 19% भाजपा को वोट आता है तो आप कहते हैं कि बड़ी ताकत है, 4-5% जो साहनी वोट ले आते हैं तो कहते हैं कि वो साहनी समाज उनके साथ खड़ा है, और हम 10% लाए तो हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जहां तक परिणाम की बात कही गई कि क्या 243 कैंडिडेट आप लड़ा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हाँ लड़ाएंगे, हम किसी के साथ अलायंस में नहीं जाएंगे। लोगों ने कहा कि परिणाम तो अगर आपके हिस्से में नहीं आया तो उन्होंने कहा कि मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, जनता को अगर हम पसंद नहीं आएंगे, लगेगा कि इंडिया या एनडीए को ही चुनना जरूरी है, तो 25 के चुनाव में अगर हमारे हिस्से में परिणाम नहीं आएंगे तब भी मैं इंतजार करूंगा, मैं 30 में भी इंतजार करूंगा, मैं 35 में भी इंतजार करूंगा। चूंकि एक चीज उन्होंने जो कहा कि कोई मंत्री और राज्यसभा बनने में नहीं आया हूं, वो तो मैं आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल से भी मंत्री बन जाएंगे और राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। मैं बिहार बदलने आया हूं, और बिहार जब बदलने चलिए आया हूं, अब यही दिलचस्प है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उस पर कितना अडिग रहते हैं, और बीपीएससी आंदोलन को किस तरीके का समर्थन देते हैं, वो कह रहे हैं, तो उनकी बातों का आधार क्या है, कितना दम है कि नीतीश 2025 में सीएम नहीं होंगे? बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने कही है, लेकिन चूंकि अब वो राजनीतिक दल के मुखिया हैं, इसलिए उनकी बातों को 100% सही तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो जो कहते हैं उसकी चर्चा तो जोरों से होती है। वो जो कहते हैं वो कई बातें उनकी सही होती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव के बाद क्या होता है। राग बिहारी में डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो राग बिहारी में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।